टू अमरजीत गौरव। आज है 23 जून 2020। 23 जून 2020 के करेंट अफेयर्स जितनी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन के रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए और कल का करेंट अफेयर साथ में रिवीजन भी करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो का PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जिम्बाब्वे में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विजय खंडूजा। विजय खंडूजा। विजय खंडूजा को जिम्बाब्वे में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में विदेश मंत्रालय में निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। तो बात हुआ दोस्तों विजय खंडूजा जो कि जिम्बाब्वे में भारत के अगले राजदूत हैं। तो जिम्बाब्वे की मुद्राएं संयुक्त राज्य अमेरिका डॉलर होता है। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे और जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति इमर्सन मनांगवा। अगर अदर ऑप्शन का बात किया जाए, PK नायर, तो प्रेम के नायर को नाइजर गणराज्य में भारत का नया राजदूत नियुक्त करने की घोषणा की गई है हाल ही में दोस्तों। और नाइजर की राजधानी नियामी, नाइजर की मुद्रा पश्चिमी अफ्रीकी CFA फ्रैंक और नाइजर के राष्ट्रपति महामदो सोपो। दीपक मित्तल को कतर में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है और कतर का कैपिटल दोहा, मुद्रा कतरी रियाल। कतर के प्रधानमंत्री शेख खालिद बिन और खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल थानी। पीयूष श्रीवास्तव को हाल ही में बहरीन में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है और बहरीन के राजा जो हैं हमद बिन ईसा अल खलीफा और बहरीन की राजधानी मनामा। बहरीन की मुद्रा बहरीन दिनार। दोस्तों फिर से एक बार कि जिम्बाब्वे में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विजय खंडूजा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने किस देश के लिए 1.05 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि मंजूर की है? तो दोस्तों बांग्लादेश के लिए वर्ल्ड बैंक ने। निजी निवेश और डिजिटल उद्यमिता के लिए 500 अमेरिकी डॉलर मूल्य की परियोजना है और डिजिटल गवर्नमेंट और इकोनॉमिक को प्रोत्साहित करने के लिए 295 मिलियन अमेरिकी डॉलर। और सेकेंड प्रोग्रामेटिक जॉब्स डेवलपमेंट पॉलिसी क्रेडिट 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य की परियोजना है। यानी बांग्लादेश को विश्व बैंक टोटल 1.05 बिलियन अमेरिकी डॉलर देगा। बात हो रहा है दोस्तों बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में भारत की राजदूत रीवा गांगुली दास, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, राष्ट्रपति अब्दुल हामिद, राजधानी ढाका, मुद्रा टका और वहाँ के मुख्य न्यायाधीश सैयद महमूद हुसैन। अगर अदर ऑप्शन का बात किया जाए तो पाकिस्तान में भारतीय उच्चायुक्त गौरव अहलूवालिया, राजधानी इस्लामाबाद, राष्ट्रपति आरिफ अलवी, प्रधानमंत्री इमरान खान, मुद्रा पाकिस्तानी रुपया, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस गुलजार अहमद जो कि पाकिस्तान के 27वें चीफ जस्टिस हैं। नेपाल, तो भारत के राजदूत नेपाल में विनय मोहन कवात्रा, राजधानी काठमांडू, प्रधानमंत्री खड़ग प्रसाद शर्मा ओली, राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी, मुद्रा नेपाली रुपया, मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति चौलेंद्र शमशेर JB राणा। चीन, तो चीन में भारत के राजदूत विक्रम मिस्त्री, राजधानी बीजिंग, राष्ट्रपति शी जिनपिंग, प्रधानमंत्री ली कचियांग, मुद्रा युआन। फिर से दोस्तों एक बार कि विश्व बैंक ने किस देश के लिए 1.05 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि मंजूर की है? तो बांग्लादेश। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, अमेरिकी सीनेट ने किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन के निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो डॉक्टर सेतुरामन पंचनाथन। अमेरिकी सीनेट ने भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर सेतुरामन पंचनाथन को राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन के निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। यह फ्रांस क्रांडोवा का स्थान लेंगे जिनका 6 साल का कार्यकाल मार्च में समाप्त हो गया था। पंचनाथन दूसरे भारतीय अमेरिकी हैं जिसे प्रतिष्ठित विज्ञान पद के लिए नामित किया गया है। इससे पहले डॉक्टर
शुभ्रा सुरेश का शामिल है, जिन्होंने 2010 से मार्च 2013 तक सेवा दी थी। नेशनल साइंस फाउंडेशन एक शीर्ष अमेरिकी निकाय है जो विज्ञान के गैर चिकित्सक क्षेत्र और इंजीनियरिंग में मौलिक अनुसंधान का समर्थन करता है दोस्तों। अगर अदर ऑप्शन का बात किया जाए दोस्तों, पीके मोहंती, आरबीआई ने पीके मोहंती की अध्यक्षता में इंटरनल वर्किंग ग्रुप तैयार किया है। शोभा शेखर, भारतीय संगीतकार और ऑस्ट्रेलिया के कलाकृति संगीत संगठन की संस्थापक शोभा शेखर को मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है। अनिल वलूरू, गूगल क्लाउड ने अनिल वलूरू को भारत में गूगल क्लाउड के वरिष्ठ निदेशक के पद पर नियुक्त किया है। फिर से दोस्तों एक बार, अमेरिकी सीनेट ने किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन के निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो डॉक्टर सेतुरामन पंचनाथन। दोस्तों अगर आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर पुराने हैं तो चैनल को अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से शेयर करें, लाइक करें। चौथा नंबर क्वेश्चन है, किसने प्रवासी मजदूरों के लिए एक जॉब प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए एक पैनल का गठन किया है? किसने प्रवासी मजदूरों के लिए एक जॉब प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए एक पैनल का गठन किया है? नीति आयोग दोस्तों। यह मंच नौकरी चाहने वाले नियोक्ताओं, सरकारी एजेंसियों, कौशल केंद्रों और बाहरी साझेदारों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग जैसी नई पुरानी तकनीकों को जोड़ देगा। यह परियोजना एक बहुभाषी अनुप्रयोगों के साथ आएगी जिसे फीचर फोन के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है, और स्थान आधारित नौकरियां कौशल विकास अंतराल की पहचान करने में मदद करेगा। तो दोस्तों किसने प्रवासी मजदूरों के लिए एक जॉब प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए एक पैनल का गठन किया? नीति आयोग। अब बात हो रहा है नीति आयोग का। नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है दोस्तों नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को होता है। मुख्यालय नई दिल्ली। अध्यक्ष नरेंद्र मोदी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत। उपाध्यक्ष राजीव कुमार। अगर अदर ऑप्शन का बात किया जाए कि NIPEP उर्जित पटेल को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। UNSC भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक गैर अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है और अगस्त 2021 के लिए भारत संयुक्त राष्ट्र निकाय के अध्यक्ष के रूप में काम करेगा। सत्यभामा, केंद्रीय कोयला, खान और संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने R&D पोर्टल साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट सत्यभामा शुरू किया है। फिर से दोस्तों एक बार कि प्रवासी मजदूरों के लिए एक जॉब प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए एक पैनल का गठन कौन किया? नीति आयोग। 5वां नंबर क्वेश्चन है, रोमानिया में भारत के अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? रोमानिया में दोस्तों आर मसुकुई को रोमानिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है, और रोमानिया की राजधानी बुकारेस्ट है। रोमानिया के राष्ट्रपति क्लाउस आयोनिस हैं, और रोमानिया के प्रधानमंत्री लुडोविक ओरबान हैं। अगर अदर ऑप्शन का बात किया जाए दोस्तों तो शंभू एस कुमारन को फिलीपींस गणराज्य में भारत का राजदूत बनाया गया है। मोनिका कपिल मोता को स्विट्जरलैंड में भारत का राजदूत बनाया गया है। वरिष्ठ राजनयिक राजीव टोपनो को वाशिंगटन DC में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार बनाया गया है। एक बार फिर से दोस्तों रोमानिया में भारत के अगले राजदूत किसे नियुक्त किया गया? आर मस्कुई को। 6वां नंबर क्वेश्चन है, फ्रांस ने भारत की कोविड-19 प्रतिक्रिया को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ कितने मिलियन यूरो के ऋण समझौतों पर हस्ताक्षर किया है? तो 200 मिलियन यूरो दोस्तों। इस ऋण के समझौते के साथ फ्रांस का उद्देश्य कोविड-19 संकट के मद्देनज़र भारत के सबसे कमजोर वर्ग के लोगों को सहायता करने के लिए राज्य और केंद्र सरकार की क्षमताओं को मजबूत बनाना है। अब बात हो रहा है दोस्तों कि फ्रांस ने भारत की कोविड-19 प्रतिक्रिया को बढ़ावा देने के लिए कितने मिलियन यूरो के? तो 200 मिलियन यूरो का समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो किसने दोस्तों? फ्रांस ने। तो फ्रांस में भारत के राजदूत जो हैं
जावेद अशरफ, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, राजधानी पेरिस और मुद्रा यूरो। अगर अदर ऑप्शन का बात किया जाए दोस्तों तो 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर। मुकेश अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को बाजार पूंजीकरण के मामले में भारत की पहली 150 मिलियन डॉलर की कंपनी बना दिया है। मुकेश अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को बाजार पूंजीकरण के मामले में भारत की पहली दोस्तों 150 बिलियन डॉलर की कंपनी बना दी है। अब बात करते हैं दोस्तों 750 मिलियन डॉलर। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने भारत को गरीबी और कमजोर वर्ग पर पड़ने वाले प्रभाव के खिलाफ अपनी लड़ाई को मजबूत करने के लिए 750 मिलियन ऋण देने की पुष्टि की है। 21 बिलियन डॉलर दोस्तों। तो G20 समूह के सदस्य देशों ने कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए 21 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक सहायता राशि देने की प्रतिबद्धता जताई है। फिर से दोस्तों एक बार, फ्रांस ने भारत के कोविड-19 प्रतिक्रिया को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ कितने मिलियन यूरो के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया? 200 मिलियन यूरो दोस्तों। और 1 यूरो बराबर लगभग 85 रुपया होता है। 7वां नंबर क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के इलाज के लिए किन दवाओं के उत्पादन और मार्केटिंग की अनुमति ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने दी है? तो फेविपिराविर और रेमडेसिविर दोस्तों, फेविपिराविर और रेमडेसिविर। फेविपिराविर और रेमडेसिविर, तो यह पहली दवा है फेविपिराविर और दूसरी है रेमडेसिविर। तो दोस्तों फेविपिराविर पहली दवा है जो कोरोना वायरस के इलाज के लिए और मार्केटिंग की अनुमति ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने दी। यह दवा कोवी4 नाम से मार्केट में मिलेगी। अब तक कोविड-19 के इलाज के लिए इंडिया में ICMR की ओर से मलेरिया में काम आने वाली दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को रेकमेंड किया जा रहा था, लेकिन इसे ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया की ओर से इसे कोविड-19 के इलाज के लिए नहीं बताया गया। अब फेविपिराविर पहली दवा बन चुकी है जिसे कॉमर्शियल मार्केटिंग के लिए उपलब्ध रहेगा। दूसरी दवा है रेमडेसिविर। किस कंपनी को फेविपिराविर दवा के निर्माण और बेचने की अनुमति है? तो ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल ने 19 जून को यह जानकारी दी कि वह भारत में अपनी पहली फार्म कंपनी बन चुकी है जिसे रेगुलेटरी अप्रूवल ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया से मिल चुका है और फेविपिराविर के मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग के लिए। तो दोस्तों फेविपिराविर जो दवा है पहली दवा है जो कोरोना वायरस के लिए खोजा गया है दोस्तों। आठवां नंबर क्वेश्चन है, कोरोना पेशेंट के इलाज के लिए दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19 सेंटर किस शहर में बनाया गया है? तो दोस्तों दिल्ली। यह सेंटर दिल्ली के छतरपुर इलाके में राधा स्वामी सत्संग व्यास का एक विशाल परिसर में स्थित है। 300 एकड़ में फैले इस परिसर में अब दुनिया का सबसे बड़ा सेंटर होगा। फिलहाल इसे तैयार किया जा रहा है। परिसर के अंदर 12,50,000 वर्ग फीट का शेड है। इसमें कोरोना पेशेंट के लिए 10,000 बेड लगाए जा रहे हैं। यह 22 फुटबॉल मैदानों से भी बड़ा क्षेत्र है। 22 फुटबॉल मैदानों से दोस्तों। इस शेड का इस्तेमाल सालों से सत्संग के लिए होता रहा है। इसके विशाल आकार का अंदाज इसी से लगाया जा सकता है कि यहाँ पर एक साथ 3 लाख लोग बैठकर सत्संग सुन सकते हैं और सुन चुके भी हैं दोस्तों। कोविड सेंटर में लगने वाले बेड को सैनिटाइज करने की ज़रूरत भी नहीं होगी। ये पूरी तरह से बायोडिग्रेडेबल होगा। और दोस्तों कोरोना पेशेंट के इलाज के लिए दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19 सेंटर कहाँ बना? दिल्ली में। और दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल अनिल बैजल, राज्य पशु लंगूर, राज्य पक्षी घूसर तीतर, जिला 11, विधानसभा 70, लोकसभा 7, राज्यसभा 3। अगर अदर ऑप्शन का बात किया जाए दोस्तों तेलंगाना, तो तेलंगाना सरकार ने हाल ही में अपना स्थापना दिवस 2 जून को मनाया और 2 जून 2014 को तेलंगाना को अलग राज्य का दर्जा दिया गया था। और दोस्तों तेलंगाना का तेलिया रुमाल को GI टैग दिया गया है। मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रोजगार सेतु नामक योजना शुरू करने की घोषणा की है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य में वापस लौटकर आने वाले प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया है। 9वां नंबर क्वेश्चन है, विश्व वर्षा वन दिवस यानी वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व वर्षा वन दिवस यानी वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे 22 जून को मनाया जाता है। वर्षा वन पृथ्वी के फेफड़े के रूप में कार्य करती है और इन्हीं वर्षा वनों की सुरक्षा से जुड़ी समस्याओं को उठाने और लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 22 जून को विश्व वर्षा वन दिवस यानी वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे मनाया जाता है, क्योंकि पृथ्वी से तेज़ी से वर्षा वन का दोहन हो रहा है, जिसे रोकना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा ये विलुप्त हो जाएंगे और ऐसे में पृथ्वी पर पर्यावरणीय संकट आ सकता है। क्या होते हैं वर्षा वन दोस्तों? तो वर्षा वन वो जंगल है जिनमें सामान्यता से अधिक वर्षा होती है, अर्थात जहाँ न्यूनतम सामान्य वार्षिक वर्षा 1750 से 2000 मिमी के बीच होता है, वही मानसून में कम दबाव का क्षेत्र जिसे वैकल्पिक रूप से अंतर उष्णकटिबंधीय सांस्कृतिक क्षेत्र से नाम से जाना जाता है, पृथ्वी पर वर्षा वनों के निर्माण में उल्लेखनीय भूमिका निभाती है। विश्व के पशु पौधों की सभी प्रजातियों का कुल 40 से 75% इन्हीं वर्षा वनों का मूल प्रवासी है। पूरे विश्व को मिलने वाली कुल ऑक्सीजन की 28% वर्षा वनों से ही मिलती है। अगर अदर ऑप्शन का बात किया जाए दोस्तों, तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस 2020 को मनाया गया। इसकी जो थीम थी जैव विविधता के तौर पर मनाया गया। 1 जून विश्व दूध दिवस और 20वीं वर्षगांठ थी इसका, और इस वर्ष का दिवस एंजॉय डायरी रैली के साथ। 31 मई विश्व तंबाकू निषेध दिवस, और इस साल का जो थीम था युवाओं को इंडस्ट्री के हथकंडे से बचाना है और उन्हें तंबाकू और निकोटीन के सेवन से रोकना है। 10वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व हाइड्रोग्राफिक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हाइड्रोग्राफिक दिवस 21 जून को मनाया जाता है। विश्व हाइड्रोग्राफिक दिवस मतलब जल सर्वेक्षण, पानी की गहराई मापना, पानी के मौजूद चीज़ों का पता लगाना। थीम हाइड्रोग्राफिक अनेबलिंग ऑटोनोमस टेक्नोलॉजी। वर्ष 2005 में अंतर्राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण संगठन द्वारा 21 जून को विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई थी। ये घोषणा दोस्तों संयुक्त राष्ट्र यूनेस्को द्वारा होता है, और यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। इसके अध्यक्ष आंद्रे अजोलो हैं, मुख्यालय पेरिस फ्रांस, स्थापना 4 नवंबर 1945 और भारत इसका सदस्य बना 1946 में। विश्व हाइड्रोग्राफिक दिवस दोस्तों 21 जून। अगर अदर ऑप्शन का बात किया जाए, 21 मार्च अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का विषय फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी यानी वन और जैव विविधता दिवस। 22 मार्च विश्व जल दिवस की थीम वाटर एंड क्लाइमेट चेंज या जल और जलवायु परिवर्तन। 23 मार्च इस वर्ष विश्व जल दिवस और विश्व मौसम विज्ञान दिवस एक ही विषय पर मनाया जाता है, वाटर एंड क्लाइमेट चेंज, जल और जलवायु परिवर्तन। तो दोस्तों यह था आज का करंट अफेयर्स, और कल का करंट अफेयर्स दोस्तों बस हम लोग कुछ सेकंड में रिवीजन करेंगे। उससे पहले दोस्तों अगर आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में योग दिवस कब मनाया गया? 21 जून। BCCI अध्यक्ष सौरभ गांगुली और फुटबॉल खिलाड़ी सुनील छेत्री को किस कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? JSW सीमेंट। हाल ही में विश्व संगीत दिवस कब मनाया गया? 21 जून। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किसे कोच लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया? पुलेला गोपीचंद। देश में सबसे अधिक सब्जी उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। भारत का सबसे बड़ा ग्रामीण प्रौद्योगिकी मेला अंतःप्रज्ञा 2020 किस प्रदेश में लॉन्च किया गया? तेलंगाना। गो एयर ने किसको अपना नया CEO बनाया? विनय दुबे। केंद्र सरकार डिजिटल रेडियो की शुरुआत कब करेगी? 2024। मलेशिया मास्टर्स 2020 का खिताब किसने जीता? केंतो मोमोता। जिंदल साउथ वेस्ट स्टील ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऋषभ पंत। तो दोस्तों यह कल का था,
और कल का क्वेश्चन ऑफ द डे था कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ कहाँ हुआ है, तो इसका आंसर छत्तीसगढ़ होगा। आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है दोस्तों, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, वंदे उत्कल जननी को राज्य गान का दर्जा किस राज्य ने दिया है? वंदे उत्कल जननी को राज्य गान का दर्जा किस राज्य ने दिया है? दोस्तों, इस चैनल अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने स्टडी ग्रुप में ज़रूर से शेयर करें। फिर मैं कल आऊँगा नए वीडियो के साथ, नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।